हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम दैट आर बिलोंग टू द चैप्टर 5। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये कोल और पेट्रोलियम नेचर के कौन से सोर्सेस से निकलते हैं और नेचर ने हमें कौन कौन सोर्सेस से हमें क्या क्या दिया है। तो इन सभी की स्टडी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है नेचुरल रिसोर्सेस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नेचुरल रिसोर्सेस मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये बनता है नेचुरल मतलब नेचर से, एंड रिसोर्सेज मतलब जो चीज हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। तो मैंने एनीथिंग दैट वी आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। लेकिन थोड़ा सा इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो हम ये पाते हैं कि द मटेरियल मतलब हर वो मटेरियल दैट वी आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, जो नेचर में उपस्थित है, एंड आर यूजफुल टू अस और वो हमारे लिए उपयोगी है, इन फिल आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्सेज। तब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर वो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे सबसे पहले बात हम जो कि हमारे और आपके जीने के लिए हवा, हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ से मिलता है? जाहिर सी बात है, आप कहते हैं वो पेड़ों से मिलता है। और पेड़ कहाँ पर? हमारे इसी इन्वायरमेंट में, इसी नेचर में। हम जो पानी पीते हैं कहाँ से आता है? इसी नेचर से आता है। हम जो खाना खाते हैं कहाँ से आता है? इसी नेचर से आता है। हम जो अपने गाड़ियों में चलाने के लिए जो पेट्रोल डलाते हैं कहाँ से आता है? इसी नेचर से आता है। हम जो घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज करते हैं एलपीजी कहाँ से आता है? वो सब हमारे नेचर। यानी आप ध्यान सोचिए, इवन हमारे इस पेन के अंदर की स्याही, ये मटेरियल, वो कागज जिस पे आप लिखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे नेचर से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने आज हमको यही पढ़ना है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या क्या ऑब्टेन करते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की डिफिनेशन हो गई कि द मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड आर यूजफुल टू अस टू फिल आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एयर, वाटर, सॉइल, coal, petroleum, plant and animal. All these things that we are obtained from our earth, so that is called as the natural resources. And अब हम पढ़ेंगे कि इसके अगले टॉपिक्स क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी अगर हमें जो चीज नेचर से मिलता है वो कुल कितने प्रकार का होता है, तो देखते हैं। तो जब हम इनके टाइप्स की स्टडी करते हैं तो ये मिलते हैं दो प्रकार के, इनएग्जॉस्टेबल्स और एग्जॉस्टेबल्स। इनएग्जॉस्टेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दो रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। मैंने यहां पे इसको मार्क कर दिया हुआ है। कितना है? अनलिमिटेड क्वांटिटी। मतलब ऐसे सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे इस नेचर में बहुत ही अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जिसको हम चाह करके भी नहीं पूरा खर्च कर सकते हैं। तो एंड क्या करें? एंड नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन, और जिसको इंसान खर्च नहीं कर सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे अब इंसान क्या क्या नहीं खर्च कर सकता। क्या आप दुनिया की सारी हवा पी सकते हैं? नहीं। एयर। क्या आप सारा समुद्र का पानी पी सकते हैं? क्या सनलाइट को पूरा आप सोख सकते हैं? ये सब चीज जो हमारे यूज से बार बार वो क्योंकि देखिए एयर भी ये बार बार रिसाइकल्ड होता रहता है, वाटर भी कभी समुद्र में, कभी बादल, कभी पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, फिर नदियों के रूप में, फिर ये लगातार सर्कुलेटरी प्रोसेस चलते रहते हैं। फिर सनलाइट, सूरज का जो अक्षय स्रोत है वो हमारा सूरज। इन सभी सोर्सेज से जो हमको जो कुछ भी मिलता है हम अपने एक लाइफ में इनको कभी खर्च नहीं कर सकते। सो दैट दे आर द सोर्सेज इज कॉल्ड द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मींस वो रिसोर्सेज जिसको इंसान की एक्टिविटी द्वारा खर्च किया जा सके। इसका डेफिनेशन में लिखा है द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। यहां पे मैंने मार्क कर दिया हुआ है कि लिमिटेड क्वांटिटी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, एंड एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और जो इंसानों के कार्यकलापों से उसको लगातार खर्च कर सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में वाइल्ड लाइफ। मैं जंगल नहीं लिख सकता था, मैंने सीधा लिखा वाइल्ड लाइफ, यानी पेड़ और पौधे और उनके रहने वाले जीव, जितने भी एनिमल्स उसके अंतर्गत रहते हैं, उनको हम लोग सीधे कहते हैं वाइल्ड लाइफ। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग लगातार पेड़ों को काट रहे हैं और अपने आप को क्या कर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके जो जंगल लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अभी करंट डेज में आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग देखा, ब्राज़ील के जंगलों में आग देखा, कुछ दिन पहले अभी हमारे पिथौरागढ़ के जंगलों में आग लगा। तो ये सब
धीरे धीरे इंसानों की ही एक्टिविटी से खर्च हो जा रही हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, आपको पता है कोल अगले 50 सालों में और पेट्रोलियम अगले 70 सालों में पूरे धरती से खत्म हो जाएंगे। और इसे यूज कौन कर रहा है? हमारे और आपके व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं। एंड मिनरल्स, और जो हमारे ये लोहा चांदी सोना चांदी ये सब हम कहाँ से निकाल रहे हैं? नेचर से निकाल रहे हैं। तो ये सब धीरे धीरे करके क्या करें, इंसान अपने यूज में लेता जाएगा और धीरे धीरे उनको खर्च करता चला जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने ये देखा था कि वहाँ पे मैंने बताया था कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो खर्च हो सकें, तो उन्हीं खर्च हो सकने के एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फ्यूल्स, नेचर में हम जितने फ्यूल्स यूज करते हैं वो सभी एग्जॉस्टेबल, मतलब एक न एक दिन कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तो उसमें से उन फ्यूल की डिफिनीशन क्या होगी? फ्यूल हम कहते किसे हैं? जैसी बात है, फ्यूल मतलब होता है ईंधन। ईंधन मतलब जिसको जलाने पर हमको हीट मिले, एनर्जी मिले और उससे हमारे डेली रूटीन के वर्क रिलीज हो सके बाय द गेन ऑफ पावर फ्रॉम दैट सबस्टेंस आफ्टर द बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो मैंने इसी की डिफिनीशन को वेरीफाई करके लिखा है कि द सबस्टेंस दैट आर बर्न, ऐसे सबस्टेंस जिसको जलाने पर टू प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं पावर, हीट और एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। ऐसे सबस्टेंस जिनको बर्न करने पर पावर, हीट, एनर्जी के रूप में वो जन्म लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। अब फ्यूल्स में आप लोगों के घर में मिट्टी तेल भी आ जाता है, फ्यूल्स में आपका कोयला भी आ जाता है, पेट्रोलियम भी आ जाते हैं, लकड़ियाँ भी आ जाती हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं जलाने पर एनर्जी बनती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि फॉसिल्स क्या होते हैं? देखिए फॉसिल्स, याद करिए, आप लोगों ने डायनासोरों के कंकाल्स के बारे में सुना होगा, स्केलेटन ऑफ डायनासोर्स, वो सभी क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज से हजारों साल पहले वो इस अर्थ पे पाए जाते थे। तो जब ज़मीन में उथल पुथल हुआ और बहुत सारे धरती के साथ कॉमेट्स का टकराना हो गया, तो जिसकी वजह से वो सब धीरे धीरे क्या हो गए? वो धरती की अर्थ के अंदर डिकम्पोज हो गए और डिकम्पोजिशंस की वजह से वो हमारे अर्थ के नीचे दब गए। आज हम जब उनको खोलते हैं तो उनके बड़े बड़े कंकाल निकलते हैं और उन्हीं कंकालों को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो आज के मिलियंस ईयर्स पहले वो पाई जाती थी और पाने के बाद वो हमारे मिट्टी में दबी हुई है, और दबी होने के बाद आज हम उन्हें खोद करके उनको अलग अलग रूपों में उनको अटेंड करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो डिफिनीशन लिखी, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सीधे सीधा प्लांट और एनिमल का हर वो हिस्सा जो डेड रिमेन्स है, जो बचा हुआ, पूरी तरह से साबुत ना हो, एंड दैट बरीड अंडर द अर्थ, और वो क्या जमीन के अंदर दबा हुआ मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, जो आज से हजारों लाखों साल पहले दबा हो, कॉल्ड फॉसिल। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। जैसे स्केलेटन ऑफ डायनासोर, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? हमारे फॉसिल्स हैं। उन्हीं से एक मिलता जुलता एक वर्ड है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, फॉसिल अगर हम यहाँ से लें कि वो आज से मिलियन ईयर्स पाया जाता हो और हम उनको जलाने पर उनसे हीट भी बना लेते हैं, तो ऐसे सारे सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तब कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सभी हमको कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन से मिलते हैं। और ये बने कैसे हैं? किसी न किसी प्लांट, एनिमल और जंगलों के दबने से बने हैं। दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ आर द रिजल्टेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। और जो प्लांट और एनिमल के क्या हो? रिजल्टेंट हो, मतलब उन्हीं के द्वारा ही बने हों, बरीड मिलियन ईयर्स एगो, और जो हजारों लाखों साल पहले दबे हुए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, कार्बोनेशंस। कार्बनाइजेशन मतलब होता है कि इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशंस ऑफ कोल, यानी किसी भी प्लांट वेजिटेशन का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उसको हम धीरे धीरे किस में कन्वर्ट, कोयले में कन्वर्ट कर दें, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बनाइजेशन। अब हम सभी जानते हैं हमारे अर्थ पे इन कोयलों की बहुत बड़ी बड़ी खदानें मिलती हैं, जैसे आपके उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब हमारे भारत में पाए जाने वाले इन कोयलों की खदान है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोयले आज जैसे हैं, क्या आज के हजारों लाखों साल पहले भी ऐसे थे? नहीं। एक्चुअल में होता ये था कि पहले हमारे अर्थ पर इन प्लांट्स के बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, और उस वक्त की जो ज़मीन थी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 7.2 बिलियन ईयर से गो की बात बता रहा हूँ, लगभग 7.2 मतलब 7 करोड़
20 लाख साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये वो समय था जब हमारे अर्थ पर डायनासोरों का राज था। तो उस वक्त हमारे अर्थ पर इन प्लांट्स के बहुत बड़े बड़े जंगल पाए जाते थे। ये प्लांट के जंगल आज के जंगल से कुछ ज़्यादा बड़े थे। अब होता ये था कि जब ये जंगल बहुत बड़े बड़े होते थे तो और उस वक्त की ज़मीन कैसी थी, दलदली थी। तो दलदली होने की वजह से जब डायनासोरों की लड़ाइयाँ होती थीं या फिर ज़मीन में बहुत बड़े बड़े भूकंप आते थे, तो ये सब जंगल क्या धीरे धीरे ज़मीन में दबना शुरू कर दिए, और दबते 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 ये ज़मीन के काफ़ी नीचे चले गए। और जब काफ़ी नीचे चले गए तो धीरे धीरे हमारी अर्थ कैसे हो गई, अर्थ का जो क्रस्ट होगी वो हार्ड होने लगी। और अर्थ की जब क्रस्ट हार्ड होने लगी तो धीरे धीरे वो हार्ड होकर के काफ़ी हार्डर और पत्थर जैसे सब मटेरियल बन गए। और पत्थर जैसे मटेरियल बनने की वजह से अब ऊपर से इनका हवा से कांटेक्ट खत्म हो गया, और जब ऊपर से इनका हवा का कांटेक्ट खत्म हो गया तो नीचे की तरफ की ज़मीन हम जानते हैं वो मैग्मा और लावा से भरी हुई, तो वो हीट लगातार नीचे से ऊपर की तरफ से प्रेशर की तरह से देती रही। तो ऊपर हार्ड सरफेस और नीचे लगातार हीट और हीट का प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। और जब वो डेड वेजिटेशन यानी वो डेड प्लांट धीरे धीरे इस प्रोसेस के मिलियन ईयर्स होते हुए वो कोल में कन्वर्ट हो गए, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। तो वही मैंने लिखा है, द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, मतलब डेड प्लांट इनटू द कोल under the influence of high pressure and high temperature is called carbonization, means formation of coal। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोल का फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि जमीन से जो वो कोल निकाले जाते हैं तो वो कोल हमारे और आपके घरों में डायरेक्ट तुरंत जलाने में हम नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटीज और हानिकारक गैसें होती हैं कि अगर उस कंडीशन में हम उनको अपने घर में जला दें तो शायद कार्बन मोनोऑक्साइड की लेयर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि जिसमें से किसी न किसी की मौत हो जाए। तो इस नाते सरकार क्या करती है, पहले उस कोल को क्या करती है, पकाती है, और उनके पकाने को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, उसमें एक लोहे का बहुत बड़ा चैम्बर होता है जिसमें मिट्टी ज़मीन से निकाले वाले कोयले को पहले उसमें भर दिया जाता है, फिर उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, और बंद करके उसमें से ऑक्सीजन पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, और तब उस पूरे से बड़े से लोहे के ड्रम को नीचे से गर्म किया जाता है। और जब गर्म किया जाता है तो उससे जो हानिकारक गैसें होती हैं, जो हानिकारक सबस्टेंस, वो धीरे धीरे गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फिर सॉलिड कोयले को बाहर निकाल दिया जाता है, और उन कोयलों से हमें देखिए क्या क्या मिलता है। जब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो करते हैं तो कोक निकलता है। ये कोक एक्चुअल में वर्तमान कोयला है, यानी कोल कहते हैं इसको, जिसको कोक कहते हैं। यानी ये ऐसा कोल है जिसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है, इस नाते इसको कोक कहते हैं। और ये इनकी तुलना में बहुत ईजिली आसानी से क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। कोल तार, इनको आप लोग डामर कहते हैं। डामर याद है ना, सड़क में जो पिच बिछाई जाती है, काले काले कलर की होती है, उस पर मिट्टी के साथ मिला करके किया जाता है, वो कोल तार, जिसको हम लोग डामर कहते हैं। उसके बाद कोल गैस, जब हम इनका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं, और ये बहुत अच्छे फ्यूल के रूप में जलते, इस नाते इनको हम लोग कहते हैं कोल गैस। यानी ये कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। और उसके बाद है बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जिसको अमोनियम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये अमोनियम ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनसे हम लोग क्या निकालते हैं, आज के एक्सप्लोजन, टाइनाइट्रोटोलुइन और जितने भी रेजिन्स होते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, पेट्रोलियम। जैसा कि अगर हम पेट्रोलियम की यूज करें तो देखिए वो ये वही पेट्रोलियम है जिनसे हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल मिलता है। तो पेट्रोलियम को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए पेट्रोलियम दो वर्डों से मिलकर बना, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पेट्रा एंड ओलियम, इन दोनों को मिला करके बनता है पेट्रोलियम। तो पेट्रा मीन्स होता है रॉक्स एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल, यानी दोज ऑयल दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम बाय डिगिंग द रॉक्स आर कॉल्ड पेट्रोलियम। मतलब ऐसे सभी तेल जो चट्टानों को खोद करके निकाले जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो अगर हम किसी भी पेट्रोलियम को, अगर आपने देखा होगा, नहीं अगर देखा होगा तो आपके बुक्स में छपा होगा, तो आप देखेंगे ये कैसा होता है। ये गाढ़ा काले रंग का बहुत ही लिसलिसा एक मैटर होता है, और इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। ये जो क्रूड ऑयल होते हैं इनको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों ब्लैक गोल्ड कहते हैं? क्योंकि इनका एक भी % हिस्सा फेंका नहीं जाता। इसका जो सबसे प्योर फॉर्म होता है उसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, जो उससे हैवियर होता है
उसको हम लोग डीजल कहते हैं, और जो सबसे हैवियर होता है उसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, और जो सॉलिड मटेरियल बच जाते हैं उनमें से जो सबसे पहला जो क्रीम बटर लाइक सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। और वो ग्रीस कई तरीकों का होता है। एक ग्रीस आता है जिसको पेट्रोलियम जेली कहते हैं, जिसको हम और आप अपने चेहरों पर ठंडी के दिनों में लगाते हैं, ये भी यहीं से निकलता है। ग्रीस जो साइकिलों के जो मोटरसाइकिलों में लगाए जाते हैं, और फिर जो सबसे कचड़ा होता है जो काले कलर का होता है वो रेक्से और साइकिलों में लगाया जाता है ग्रीस। और उसके बाद जो उसके जो बचे हुए मैटर होते हैं उनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और रेजिन्स निकाले जाते हैं, मतलब उनका 1% भी फेंका नहीं जा सकता, इसी नाते इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। तो अब आइए जानते हैं कि इस ब्लैक गोल्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मैंने लिखा है कि इट इज द ब्लैक डार्क कलर थिक ऑयली लिक्विड हैविंग द अनप्लीजेंट स्मेल। और इसकी जो स्मेल कैसी होती है, बहुत ही बेकार होती है, इस नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से पेट्रोलियम का फॉर्मेशंस कैसे होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस वक्त की धरती कैसी थी, दलदली थी 7.2 बिलियन ईयर्स अगो। और जब धरती दलदली थी तो क्या होगा था, तो डायनासोर लड़ते थे और लड़ते थे। उस वक्त ये भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती से टकराया था करीब 5 किलोमीटर डायमीटर्स का, और जब वो टकराया था मैक्सिको में तो पूरे अर्थ के अंदर इतनी भयंकर गुबार, गैसों के गुबार उठे थे कि हमारे एटमॉस्फेयर पर करीब 1 किलोमीटर मोटा एक धूल की एक परत छप गई। और जब धूल की वो परत पूरी छप गई तो वो उसने क्या किया, सूरज की रोशनी को हमारे अर्थ के पेनिट्रेशन पे आने से रोक दिया। जब सूरज की रोशनी आने रुक गई तो सबसे पहले मरे कौन, सबसे पहले मरेंगे प्लांट, क्योंकि प्लांट के लिए एनर्जी के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सूरज की रोशनी। और जब प्लांट मरा तो प्लांट पे डिपेंडेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए थे, तब उसके बाद मरेगा कौन, शाकाहारी डायनासोर। और जब शाकाहारी डायनासोर मरे तो फिर उनको खा खा कर कौन मरेगा, मांसाहारी डायनासोर। जब सारे शाकाहारी को मांसाहारी खा लिए, फिर मांसाहारी ही मांसाहारी से लड़ने लगे, और जब मांसाहारी ही मांसाहारी से लड़ने लगे तो वो एक दूसरे को भी खा करके क्या करे, खत्म कर दिया। और इस प्रकार उनकी लाशें यत्र तत्र ऐसे पड़ी रह गई। और फिर धीरे धीरे वो दलदली जमीन होने की वजह से वो धंसती चली गई, और उनके पूरे बॉडी, पूरा जंगल धीरे धीरे वो समाते कहाँ चला गया, जमीन की काफ़ी गहराई तक चला गया। और ये प्रोसेस कब से हो रहा है, 7.2 मिलियन ईयर्स अगो। और जब वो धंसते धंसते काफ़ी नीचे चला गया तब वो आ जाते हैं जमीन के इस लेयर पे। यहाँ पर हम आपको ये दिखाने की कोशिश करें, ये आपकी अर्थ की वो सॉइल है जो करीब 2 से 3 किलोमीटर मोटाई है, और उसके नीचे आपको चट्टानों की एक लेयर मिलती है। और उस चट्टानों में, ये चट्टानें बहुत टुकड़े टुकड़ों में होते हैं, और फिर उसके ये करीब 1-2 किलोमीटर ये गहरा होने के बाद उसके नीचे आप जब जाते हैं तो उसके नीचे इम्प्रेसिव रॉक्स मिलती है। इम्प्रेसिव रॉक्स इन चट्टानों की तरह टुकड़े नहीं होते, बल्कि पूरी तरह से एकदम सॉलिड होती है और कई किलोमीटर मोटी होती है। फिर उसके नीचे यहीं पर वो डेड रिमेन्स हैं जो अब कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोलियम में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर उन चट्टानों के ऊपर से हल्का सा कोई स्लिट्स बन जाता है या कोई गड्ढा, कोई कैविटी बन जाती है, तो उस कैविटी में बहुत सारे गैस इकट्ठा होने लगते हैं, और उन्हीं गैस को हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस, यानी इसी को हम लोग एलपीजी कहते हैं, जो हमारे और आपके घरों में जलता है। और उसके बाद उस एलपीजी के नीचे जो उनके जो लिक्विड, जो डार्क कलर थिक लिक्विड जो मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इन्हीं डार्क कलर थिक कलर लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अब ये डार्क कलर थिक पेट्रोलियम, फिर उसके नीचे ये सब जो देख रहे हैं ये सब पानी होता है। पेट्रोलियम कितना ही गाढ़ा क्यों ना, वो पानी के ऊपर हमेशा फ्लोट करेगा। और फिर उसके नीचे फिर इम्प्रेसिव रॉक्स होते हैं। अब होता ये है कि अब क्वेश्चन होता है कि अब इस एरिया से ये चट्टान ये निकाले कैसे जाते हैं। अब होता ये है कि सबसे पहले ड्रिल मशीन, जिसको हम लोग ड्रिलिंग रिंग कहते हैं, उस ड्रिल मशीन से इनको हम लोग खोदते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि खोदने से पहले ये पता कैसे करते हैं। तो पता करने के नीचे नहीं क्या आता कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव लगा देते हैं और यहाँ पर सोनार लगा देते हैं। अब होता ये है कि जब एक्सप्लोसिव एक्सप्लोर करता है तो यहाँ से बहुत सारे वेव निकलते हैं। अब ये वेव जमीन को चीरते हुए कहाँ तक चले जाते हैं, हमारे ऑयल के लेवल तक चले जाते हैं। और जैसे ही वो ऑयल के लेवल तक चले जाते तो ऑयल क्या की खासियत होती है वो कि वो उस वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है अलग अलग डायरेक्शन में। तो जब ये इस वेव को रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है तो ये रिफ्लेक्शन ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और उनको ये मशीन यहाँ से क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। तो जब इनको इनकी फ्रीक्वेंसी ये डिटेक्ट करनी शुरू करती है तब इनको पता चलता है कि हाँ ज़मीन के अंदर
क्रूड ऑयल है, और फिर ये उस स्थान पे खोदना शुरू करते हैं। तो खोदने के लिए वो लोग क्या लगाते हैं, ड्रिलिंग रिंग मशीन लगाते हैं। अब जब रिंग मशीन लगाते हैं तो ये ड्रिल करते 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 कहाँ तक आ जाता है, उनके निचले लेवल में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो रीजन होते हैं कि अगर यहाँ पर ये चूंकि काफ़ी विस्कस होता है तो बड़े आसानी से नहीं निकलता है, और ये तभी निकलेगा जब इनके ऊपर बहुत सारे नेचुरल गैसों का क्या प्रेशर होता है, क्योंकि नेचुरल गैस इस ऑयल के ऊपर लगातार प्रेशर डालते हैं, और जब ये ऑयल के ऊपर लगातार प्रेशर डालते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उतना ही ऑयल यहाँ से चढ़ता हुआ कहाँ जाए, ऊपर जाता है। कभी कभार ये होता है कि नेचुरल गैस नहीं होती है, तो जब नेचुरल गैस नहीं होती है तो एक फिर से एक ड्रिल मशीन डाली जाती है, और ड्रिल मशीन डाल करके यहाँ से अननेचुरली इसको नेचुरल गैस डाला जाता है, ताकि ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम पे प्रेशर लगाए, और जब प्रेशर लगाए तभी ये गैस बाहर निकले। और इस प्रकार से जब सारे पेट्रोल को निकाल लिया जाता है तो अंत में क्या निकलता है, नेचुरल गैस। हाँ तो बच्चों, ये सब हो गया पेट्रोलियम के बारे में। तो आपको ये चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।